पढ़ा चुका हूँ आपको। आज मैं फिर से लाइट का ही टॉपिक लेकर आया हूँ। और कल मैं जो आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, वो मैंने पढ़ाया था आपको प्रकाश। प्रकाश का प्रकाश पढ़ा दिया था, प्रकाश के गुण पढ़ा दिए थे, दीप का दीप पढ़ा दिया था, प्रकाश के माध्यम पढ़ा दिया था, प्रकाश की कण पढ़ा दिया था। यहाँ तक पढ़ाया था, प्रकाश से कण तक। तो इससे आगे की आज बात करते हैं, और बस मेरे साथ बने रहिएगा। कोशिश करिएगा कि मेरे साथ बोल सके आप, तो आपको मेरी तरह याद होगा। और अगर आपको अच्छे से याद होता है तो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, दूसरे नंबर अच्छे आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th एंड 12th के लिए, दोनों का कॉमन टॉपिक है। बाकी जो है सेपरेट भी अलग अलग क्लासेस शुरू होंगी, बस थोड़ा सा जो है वक्त लग रहा है, वही लग रहा है। तो करते हैं आगे की बात। हम पढ़ रहे हैं, अब हेडिंग आएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन बच्चों होता है, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगा नहीं, बल्कि टकरा के उससे लौट जाएगा, वही क्या कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जनरली ये होता है, डेफिनेशन ये होती है कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीधी सी बात है कि प्रकाश टकराएगा और टकरा कर क्या आएगा, लौट आएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो मैं बताता हूँ आपको, प्रकाश के प्रकार भी बताते हैं। जैसे मान ले रहे हैं, ये दर्पण ले लिया, मिरर ले लिया, समतल दर्पण ले लिया हमने, तो इस पर पॉलिश कर दी। अब प्रकाश क्या कर रहा है, एक माध्यम से चलेगा, ये चला वायु वायु, और ये क्या है, कांच, यानी कि दर्पण इससे टकराया और टकराकर उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, ये कौन सा माध्यम है, एक माध्यम है, वायु है मान लीजिए, ये दर्पण है, ये कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो। मैं ये लिख देता हूं, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराता है, टकरा के उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद हो गया होगा। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं।
इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नंबर एक होता है, ये जो किरण पड़ी इसे हम बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। ये जो टकरा के वापस हुई इस वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये सीधा सीधा डाला, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ये बिंदु है, इसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसका पहला नियम ये है कि ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे, इसे नॉर्मल कहते हैं, इसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेन कहते हैं। प्लेन या मिरर कह सकते हैं आप, प्लेन मिरर कह सकते हैं, क्योंकि हमने पॉलिश कर दी कांच पे। तो ये क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? ये बिंदु, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। सीधा सा है कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है। इसका अधिकांश भाग वापस हो जाता है, ज्यादातर ना के बराबर, जिसके कारण ये पृष्ठ दिख रहा है, बस उसी कारण दिख रहा होता है कि ये लौट रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर क्या होता है, दूसरे माध्यम से टकराता है, टकरा के उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस होता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं, आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, अभिलंब और आपतन बिंदु ये वाला, जहां मिल रहे हैं सेम लाई प्लेन, यानी कि तीनों सभी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। क्या हो गया? पहला नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में क्या होते हैं? ये वाली जो किरण है वो कौन है? आपतित है। ये कौन सी? परावर्तित है। ये क्या है? अभिलंब सीधा सीधा। और ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। तो इसके दो नियम होते हैं। इसे फिर से बना लेते हैं डायग्राम को, इधर बनाते हैं। इसको मैंने पॉलिश कर दी। ये क्या है? M1 मान लिया, ये M2। यहाँ से प्रकाश की किरण ये आई, और ये टकरा के क्या हो गई? वापस हो गई। ये टकरा कर, और ये सीधा सीधा क्या है आपका? अभिलंब। ये आई और ये गई। इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये हमारी परावर्तित किरण, और ये होता है हमारा अभिलंब। और ये बिंदु है हमारा, इसे नाम देते ए बी सी, इसे नाम देते हैं एन। ये हमारा जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है?
आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या में होते हैं? एक ही तल में। लिख देते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण जो है, ये और ये मिलकर बनाती हैं कोण आर, सॉरी ये बनाती है आई, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण ये क्या है? आर है, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो दूसरा पॉइंट ये होता है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये रूल था कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है या टकराया और टकरा के उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं कि आपतित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं, इसे प्लेन कहते हैं, इसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इसके दोनों नियम ये थे। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। नियम हो गए। अब क्या आ गए? प्रकार। इसके निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नियमित, नियमित सतत, नियमित या सतत परावर्तन। एक होता है अनियमित, अनियमित या अनियमित, इसे कहते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर दो तरह का प्रकाश का परावर्तन होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। नियमित और अनियमित। नियमित क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने समतल से होता है। किससे होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने समतल से होता है, चिकने पृष्ठ से होता है। ऐसे ये चिकना है, मान लो दर्पण है। जब किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसकी खासियत होती है कि परावर्तित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो एक दूसरे के समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। ये आ रही है और ये क्या हो रही है? जा रही है।
तो इसमें खासियत होगी कि जो परावर्तित किरण है वो आपस में एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो नियमित परावर्तन हो गया जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने प्रश्न से होता है, वो नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे प्रश्न से होता है, किसी खुरदरे प्रश्न से होता है प्रकाश का परावर्तन। ये खुरदरे को डिनोट कर रहा है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। इसमें परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण ये वाली, ये एक दूसरे क्या होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये खासियत है कि नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो तो वो नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, नियमित परावर्तन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है और परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो ये पूरा परावर्तन निपट गया, फिनिश हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया और पूरा रिपीट कर देता हूँ। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण बराबर कोण आर। फिर प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है और परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। देखा होगा आपने, जैसे अखबार वगैरह होते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख दो। जैसे अखबार से प्राप्त प्रकाश का परावर्तन दर्पण से इसका होता है, अभी डिजिटल से इसका हो रहा है। और इसका किससे होगा, जो खुरदरी चीजें होती हैं, जैसे बिना प्लास्टर की दीवार हो तो कौन सा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन होगा। या खुरदरा प्लास्टर हो तो भी अनियमित परावर्तन होगा। अखबार वगैरह देखा होगा आपने, घंटों पढ़ लेते हैं, सर में दर्द नहीं होता है, तो ये वाला परावर्तन हो रहा होता है, क्योंकि हम अखबार को काफी देर तक पढ़ सकते हैं। यानी खुरदरे पेज पर आप पढ़ते हैं तो काफी देर तक पढ़ेंगे, आपकी आंखों पर चौंध कम लगती है। और चिकनी कॉपी किताबें जो ज्यादा लाइट मारती हैं, उनसे ये रिफ्लेक्शन होता है और हमारी आंखों पर क्या पड़ने लगता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो कोशिश करें कि आप इसे पढ़ें और इसमें थोड़ा सा चिकना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा चिकना पेज तो ज्यादा देर तक नहीं पढ़ा जा सकता। खैर, ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। इसके आगे है बच्चों दर्पण। क्या है, दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर आप सब जानते हो, दर्पण क्या होता है। दर्पण होता है किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए। कोई कांच का पृष्ठ है, चाहे वो सीधा हो चाहे वो गोली हो, कैसा भी हो, उस पर अगर एक और पॉलिश कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1, जब किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाती है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यहाँ लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। या फिर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण। कौन सा, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। फिर आता है हमारा इधर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आप सबने सुने होंगे। उत्तल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। ये होता है हमारा अवतल दर्पण, डाइवर्जेंट मिरर।
तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच के समतल पृष्ठ पर, किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इसकी खासियत ये कि जैसे प्रकाश की किरण ये आएगी और टकरा के हो जाएगी वापस। ये कौन सा हो रहा है? नियमित परावर्तन होगा इससे। परावर्तन तो होगा ही, लेकिन नियमित भी होगा। तो जब प्रकाश की किरण आएगी, आके टकरा के वापस होगी, समतल दर्पण है। समतल दर्पण की खासियत होती है, समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? समतल दर्पण की ये खासियत होती है, सॉरी, डेफिनेशन होती है, जब किसी कांच के समतल पृष्ठ से पे पॉलिश कर दी जाए, जब किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, तो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इसकी कई गुण होते हैं इसके। इसका गुण एक ये होता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण के सामने, इस समतल दर्पण के सामने एक समतल दर्पण और रख दिया जाए, तो इसके बीच कोई वस्तु रखी जाएगी, तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी क्या होगी? अनंत होगी। एक समतल दर्पण के सामने दूसरा समतल दर्पण रख दिया जाए, उसमें कोई वस्तु रखी जाए, तो उनके प्रतिबिंब देखे जाए ऐसे करके, तो कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। आप कभी नाई वगैरह की दुकान में गए हो, किसी में गए हो, तो आपने देखा होगा ऐसे करके, वो तो उत्तल होता है, लेकिन ऐसे कर देखो तो बहुत सारे प्रतिबिंब नजर आते हैं। समतल दर्पण की खासियत है कि एक दर्पण और रख दिया जाए आमने सामने, और बीच में वस्तु रखी जाए, तो उसके प्रतिबिंब क्या बनते हैं? अनंत बनते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत और प्रतिबिंब संख्या भी अनंत। एक खासियत और होती है कि समतल दर्पण में अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो वो हमारी हाइट का कम से कम आधी हाइट का होना चाहिए। यानी मुझे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण की लंबाई जो हो, मेरी लंबाई की आधी होनी चाहिए। आधी से अगर कम होगी तो मैं पूरा दिखाई नहीं दूंगा। यानी किसी वस्तु को देखना है, अगर 1 मीटर की वस्तु देखना है, 2 मीटर की वस्तु देखना है, तो उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। यानी उस वस्तु की लंबाई का वो आधा होना चाहिए, तब उसमें पूर्ण रूप से क्या बनेगा? उसका पूरा की पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा कम होगा तो दिखाई नहीं देगा। अगला है कि समतल दर्पण के सामने हम जिस स्पीड से चलते हैं, समतल दर्पण के सामने हम जिस स्पीड से चलते हैं, उस समतल दर्पण में वो डबल हो जाती है। अगर मैं चलता हूं मान लो x मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें नजर आएगी 2x मीटर प्रति सेकंड, यानी डबल हो जाती है। किसी समतल दर्पण के सामने अगर हम जिस स्पीड से चलते हैं, उसके अंदर उसमें डबल स्पीड नजर आती है, दिखाई देती है, यानी आवाज होता है। समतल दर्पण की ये खासियत है। समतल दर्पण क्या होता है? किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, समतल दर्पण कहलाता है। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत, इसकी फोकस दूरी अनंत। दो समतल दर्पण आमने सामने रखे हो, उसके में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी, उतनी ही गहराई में जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए अगर मैं 1 मीटर दूर हूँ समतल दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब 1 मीटर गहराई में जाकर बनेगा। ये खासियत है समतल दर्पण की। समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ, तो मेरी आधी लंबाई का वो दर्पण होना चाहिए। तो ये समतल दर्पण की कुछ खासियत है। इसके बाद आता है आपका बच्चों उत्तल दर्पण। कौन सा आता है? उत्तल दर्पण। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मिरर। उत्तल दर्पण आप याद रखने के लिए, पहचान के लिए सकते हैं, ऊपर उत्तल, ऊपर उभरा हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। अब दो ही साइड होती है गोलीय दर्पण की। पहले तो गोलीय दर्पण, किसी कांच का गोलीय पृष्ठ ले लो। किसी कांच के खोखले गोले का एक क्या ले लें हम? गोलीय पृष्ठ। तो किसी कांच के खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ पर, किस पर? गोलीय पृष्ठ पर अगर हम एक और पॉलिश कर दें, या तो इधर कर दें एक और, या फिर हम कैसे कर सकते हैं? इधर कर सकते हैं। या तो हम उभरे हुए और करते हैं, उभरी हुई साइड है, ये कौन सी है? दबी हुई साइड है, दबा हुआ भाग है, और ये कौन सा है? उभरा हुआ भाग। अगर हम उभरे हुए और पॉलिश कर दें या दबे हुए और कर दें, तो ये दो तरह के दर्पण हो जाते हैं। जब पॉलिश दबे हुए और होगी, तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? उभरे हुए और से। किधर से होगा? देखिए, पॉलिश जिधर से, उधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। जिधर पॉलिश नहीं है, उधर से आएगा प्रकाश, इधर से आएगा। हम अपनी तस्वीर देखेंगे तो इधर से देखेंगे ना अपना प्रतिबिंब वगैरह। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो ये खासियत होगी, जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश दबे हुए ओर की जाए और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो याद रखेंगे ऊपर उत्तल, ऊपर उत्तल, ऊपर उभरा हुआ। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से होगा, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। और जब प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? दबे हुए ओर से होगा, तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। इसे थोड़ा सा अच्छा करके बना देते हैं।
जब किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर एंड डाइवर्जेंट मिरर। जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए, यानी दबे हुए ओर की जाए और प्रकाश का परावर्तन किधर से हो, उभरे हुए ओर से हो। किधर से हो? जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश दबे हुए ओर की जाए, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से हो। या आप दबा हुआ मार दीजिए गोली, केवल इतना कहिए जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन किधर से हो, उभरे हुए ओर से हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन किधर से हो रहा है, दबे हुए ओर से, तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश क्या की जाए, इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर हो, या गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश दबे हुए ओर की जाए और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से हो, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। और जब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश उभरे हुए ओर की जाए और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए ओर से हो, तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मिरर। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं। पहला है ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ध्रुव क्या होता है? कोई हमने दर्पण ले लिया, क्या ले लिया? और इसको हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। क्या कर दी? तो किसी दर्पण की जब पॉलिश हो जाती है तो बन जाता है परावर्तक तल। कौन सा तल? जैसे कि वो पढ़ा था हमने, अभी पॉलिश करी थी परावर्तन में, तो जिससे परावर्तन हो रहा है उसे तल बोलते हैं या परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। तो आप याद रख सकते हैं कौन सा तल? परावर्तक तल कहते हैं। जब पॉलिश हो जाती है कौन सा तल बन जाता है? परावर्तक। यानी जिससे प्रकाश टकरा के लौट रहा है वो परावर्तक तल हुआ। क्या हुआ? परावर्तक तल। तो डेफिनेशन है, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के परावर्तक, कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल, उत्तल या समतल, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल कहते हैं, इसलिए हम इसे पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। पी से व्यक्त करते हैं। ये तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा है, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। फिर दूसरी डेप्थ आती है वक्रता केंद्र की। किसकी? वक्रता केंद्र। दर्पण, दर्पण क्या होता है? किसी कांच का खोखला गोले का एक भाग होता है। ये कांच का खोखला गोला है, उसका क्या है? एक भाग है। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण इस कांच के खोखले गोले का भाग है, तो इसका कहने का केंद्र होगा नहीं होगा? तो दर्पण जिस कांच के खोखले, जिसका भी हो, ये बड़ा होगा तो बड़े वाले गोले का होगा। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ डेफिनेशन देख लीजिए। ये दर्पण है, मान लीजिए। इस पर हमने क्या कर दी? पॉलिश। अब ये किसी ना किसी खोखले गोले का क्या होगा? एक भाग होगा, उसका बीच में क्या होगा? एक केंद्र होगा। तो ये दर्पण है यहाँ से यहाँ तक। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, तो ये लिख देते हैं, दर्पण जिस कांच के
दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आगे मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये दर्पण है मान लीजिए, ये M1 है और ये M, इसका ये वक्रता केंद्र और ये क्या है, ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ये ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये जा रही है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली डेफिनेशन है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है दर्पण का अगला आता है फोकस बिंदु। फोकल पॉइंट। ये कोई हमारा दर्पण है M1 और M2। दर्पण का ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। और ये दर्पण जिस कांच के खोखले वाले वहां होता है वक्रता केंद्र, इससे होकर लाइन जा रही है, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन होती है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, उसके क्या पैरेलल समांतर जो रेखा आती है टकरा के, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ये आप याद रखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य
बिंदु, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु का लिखते हैं हम एच, कैपिटल एच, फोकस बिंदु कहते हैं, एच से लिखते हैं। तो एक डेफिनेशन आती है फोकस दूरी, फोकस दूरी इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे स्मॉल एफ से ब्रेक करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, इस वाली दूरी को, तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो रिपीट कर देते हैं सारा। सबसे पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकरा कर उसी माध्यम वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसके नियम कितने होते हैं? दो। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। इसके बाद अगला आता है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं इसके, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है और परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे अखबार से प्रकाश का परावर्तन होना, किसी चिकने पृष्ठ से होना तो ये वाला होगा, और खुरदरे पृष्ठ से होगा तो ये वाला होगा। इसके बाद आता है आपका दर्पण। दर्पण होता है किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी है। कांच का कैसा भी पृष्ठ हो, समतल हो या गोली हो, तो वो अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए जाते हैं उसके। तो किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाती है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश की जाए, किसी कांच के समतल पृष्ठ पर ऐसे एक और पॉलिश कर दी जाए, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की कंडीशन होती है, यदि समतल दर्पण के सामने एक और समतल दर्पण रखा जाए, सॉरी, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण के सामने एक और समतल दर्पण रखा जाए, ऐसे करके उसके सामने कोई वस्तु रखी जाए तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या भी अनंत होती है। दूसरा होता है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पे कोई वस्तु होती है उतनी गहराई में जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई खुद की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी वस्तु की लंबाई की, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? उसकी आधी होनी चाहिए। फिर आता है गोलीय दर्पण। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। निम्न दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है जब किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए से उत्तल दर्पण कहलाता है। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए प्रकाश का परावर्तन दबे हुए से अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद आता है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पीछे वे करते हैं। फिर आता है दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दे करते हैं। तो मुझे लगता है, आई होप, आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बस आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, आपको आगे भी बहुत याद होगा। गुड नाइट, बहुत रात हो चुकी है और
इसके साथ जो है समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोस, आगे का लेक्चर हम आपके सामने लेकर आएंगे। बस आप जो है इसको अच्छा लगे तो आगे की वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, बेल आइकन दबा सकते हैं। बस आप बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कुछ और इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ा सिंपल है। कल मैं आपको 1 या 1.5 मिनट में ये पूरा चैप्टर सुना के दिखाऊंगा। आपको भी ऐसे ही याद हो सकता है, लेकिन बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।